नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, ये आधुनिक भारत का जो प्रश्न है उसको मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें मैंने कुछ अलग तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं। दोस्तों, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैंने आज इस वीडियो में इस तरह से पढ़ाऊँगा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए, एक तरफ मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हूँ। पहला पार्ट में है कि इसमें वैसे प्रश्न को रखा हूँ जो आप लोग जानते हैं इस पार्ट में, और दूसरे तरफ पार्ट में मैं वैसे चीज़ को रखा हूँ जो आप नहीं जानते हैं और जो जानना अनिवार्य है। देखिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक में लिखा है कि ये चीज़ जानना आपको अनिवार्य है, क्योंकि इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, और ये सब प्रश्न तो आप जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियो से आप लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आपके इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज वीडियो को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला चीज़ है कि यहाँ पर जो आप लोग वैसे प्रश्न जो आप लोग जानते हैं उस प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊँगा कि आप लोग क्या इसमें नहीं जानते हैं और क्या आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। तो ये सभी लोगों को पता है, ये 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, फिर दूसरा इससे क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। ये भी आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं से। देखिए, यहाँ पर वन मिस्टेक से टाइपिंग हो गया, ये विंस्टन चर्चिल था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी यही था। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि अगर द्वितीय विश्व युद्ध पूछ देता है तो वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के समय वही प्रधानमंत्री था। चलिए, अब तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध में पुलिस में महात्मा गांधी ने बहुत भर्तियां कराई। महात्मा गांधी को इसलिए क्या कहा गया था। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था। ये भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे बुक में, या कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज जो मैं फैक्ट बताने वाला हूं दोस्तों, वो आपको NCERT बुक से सारा फैक्ट्स उठाया हुआ है। मैं इधर उधर का चीज़ आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, वो सारा NCERT बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए वो चीज़ को आप लोग देखिए। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन फंसाता कहाँ है वो चीज़ आपको देखना है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इसमें ये सारा चीज़ तो आप जान गए, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो क्या होता है दोस्तों। जब यही सब NCERT में मेंशन किया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ था वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ। युद्ध होता है तो क्या होता है, बहुत सारा जनमान का हानि होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। इसी से क्वेश्चन बनेगा। युद्ध के लिए हथियार बड़ी मात्रा में खरीदा गया था, जिससे महंगाई बढ़ी। हाँ, ये चीज़ टॉपिक आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर युद्ध होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर उस समय हथियार का आयात हुआ था दोस्तों। बहुत सारा हथियार खरीदा गया था, जिसके कारण महंगाई बढ़ी। युद्ध के समय आयकर शुरू हुआ, इनकम टैक्स लेना सरकार शुरू कर दिया था उसी समय। ये NCERT बुक में लिखा हुआ है कि आयकर स्टार्ट किया गया था। उसके पहले आयकर नहीं लिया जाता था, तो आयकर उसी समय स्टार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस विश्व युद्ध के समय आयकर स्टार्ट हुआ था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, चलिए ये हो गया आप लोग का। दूसरा है कि महंगाई दोगुनी हो गई। इसी बीच 1919 के दौरान प्लेग फैल गया था। 1919 के दौरान में प्लेग भी आया था, महंगाई भी बढ़ी थी। मतलब हर तरह से किसानों को मुसीबत आ रहा था, आम जन को हर तरह से मुसीबत आ रहा था। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ अब आप लोगों को समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को आएगा। प्लेग के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए। सोचिए, प्लेग हुआ था, उसके कारण 120 से 130 लाख, ये जो आंकड़ा है NCERT बुक में लिखा हुआ है, लाख लोग मर गए। तब 1921 की जनसंख्या हुआ तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। देखिए, 1911 में जनसंख्या काउंट हुआ होगा, उसके बाद 1921 में फिर से जनसंख्या काउंट हुआ 10 साल बाद। तो इसमें देखा गया है कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गई थी। इसीलिए तो आप लोग कहीं ना कहीं बुक में पढ़े होंगे कि इसीलिए 1921 की जो जनगणना है इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ये देखिए, रेड लाइन में मैंने इसको नोट किया है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस साल जो जनसंख्या
बढ़ना था, उसके बजाय जनसंख्या घट गई। तो अब सोचिए कि इस इधर से क्वेश्चन बना सकता है कि नहीं बना सकता है। इधर से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और आप उसमें फंस जाते हैं। तो ये चीज़ जानना जरूरी है। ये तो शुरुआती है, अभी आगे वीडियो में देखिए मैंने कितने सारे पॉइंट्स आप लोगों को इस तरह से छांट के रखे हैं, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी तैयारी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर देखिए पुलिस में भर्ती महात्मा गांधी, उधर आप लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी ने किस तरह से पुलिस में भर्ती कराए थे। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि पुलिस में भर्ती जबरन कराया गया था, इसीलिए लोग आक्रोशित थे और एक बड़ा आंदोलन की खोज कर रहे थे कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो। जिस तरह महात्मा गांधी ने भारत में दांडी मार्च पैदल तय किया था, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में यात्रा किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये कि कहाँ से कहाँ तक किया गया है। पिछला जो बीपीएससी टाई 3.0 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये चीज़ पूछा हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला कि नहीं मिला। 1913 में महात्मा गांधी ने तय किया था न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। जिस तरह से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक यात्रा किया था, उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने यात्रा किया था। कहाँ से कहाँ तक? तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था? तो बीपीएससी ट्राई जो 3.0 था, TRE 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आप लोग नोट करिए, और इसका मैं PDF भी आप लोगों को देने वाला हूँ। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, हाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो, इसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं खुद से ही टाइपिंग करता हूं तो जल्दीबाजी में थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पर गांधी जी होगा। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? बताइए कहाँ से किया था सत्याग्रह का शुरुआत महात्मा गांधी ने भारत में? तो यहाँ चंपारण में, बिहार से। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये आप लोग जानते हैं। इसी तरह इसीलिए मैं इस साइड में एक क्वेश्चन रखा हूँ कि ये सारा लोग जानता है। किसके विरुद्ध हुआ था? तो तिनकठिया के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। आमंत्रण किसने दिया था महात्मा गांधी को आने के लिए बिहार? हाँ, तो राजकुमार शुक्ला जी ने दिया था। ये सारा आप जानते हैं, ठीक है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सारा चीज़ आप जानते हैं। लेकिन आप क्या नहीं जानते हैं वो चीज़ चलिए हम इस साइड में देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता क्यों अपनाया था? बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया था? उसकी जगह पे महात्मा गांधी ने दूसरा चीज़ क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी का ये तर्क था, महात्मा गांधी को ये मालूम था कि हम लोग अंग्रेजों के सामने हथियार के बल पर जीत नहीं सकते, क्योंकि ये यूरोपवासी हैं, यूरोप के रहने वाले लोग हैं, और उधर टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत कम है। तो अगर हम लोग हथियारों के बल पर इनसे जीतना चाहेंगे तो नहीं जीत सकते। इनकी नेवल फोर्स इतना स्ट्रांग है, इनकी आर्मी बहुत ट्रेंड होती है, तो उसके सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे। भले ही ज़्यादा हम लोग की जनसंख्या यहाँ पर है, लेकिन इनके सामने टिकेंगे नहीं। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी को मालूम था कि हम लोग अंग्रेजों के सामने हथियार के बल पर जीत नहीं सकते, वे दुगनी ताकत से हमें हरा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। अब चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, चंपारण सत्याग्रह वाला आप लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी ने किस तरह से बिहार में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था। लेकिन और चीज़ आप नहीं जानते हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार का सत्याग्रह था? ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकता है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस प्रकार का सत्याग्रह था, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, आपको जान करके अचंभा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों। देखिए आप लोग सब लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा 1930 में स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह से, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है कि ये चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार का सत्याग्रह है, और BPSC का जवाब है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे तो वहाँ पर किसानों को ये उन्होंने हिदायत दिया कि आप लोग खेती नहीं करेंगे, आप लोग सविनय मतलब विनय करते हुए आप लोग एकदम रिजाइन करेंगे कि हम अवज्ञा करते हैं कि खेती नहीं करेंगे। आपका
आपका जो आदेश है उसका हम अवज्ञा करेंगे, पालन नहीं करेंगे, उसी को तो सविनय अवज्ञा कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा प्रथम आंदोलन कौन था, तो ये चंपारण सत्याग्रह वाला आंदोलन था। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप लोगों को पढ़ना किस तरह से है। ठीक है, मैं शुरुआती का एक दो क्वेश्चन वहाँ पर देख करके बहुत सारे लड़के होंगे कि सर क्या बोरिंग चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप बने रहिए। मैं जान रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और किस तरह से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्योंकि इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने खेती करने से इनकार किया था। ठीक है, तो यही तो अवज्ञा हो गया, इनकार कर दिया यानी कि अवज्ञा हो गया। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब चलिए, चंपारण सत्याग्रह में आप क्या नहीं जानते हैं वो चीज़ मैं फिर से बता रहा हूं। चंपारण में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, चंपारण में महात्मा गांधी के साथ में कौन कौन थे, तो पहला तो राजकुमार शुक्ला जी थे, क्योंकि इन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किया था। इनके पास जब महात्मा गांधी पटना आए थे तो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पे रुके हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद को साथ लेकर के चले गए वहाँ चंपारण में, तो ये भी उनके साथ थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी उनके साथ थे। अच्छा, ये अनुग्रह नारायण सिन्हा कौन है आप लोग जानते हैं, बिहार के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये जब देश आज़ाद हुआ दोस्तों, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को ही पहला वित्त मंत्री बनाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, बिहार स्पेशल में मैं ये चीज़ को बताऊँगा। पहला मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। लेकिन अगर पूछ दे कि पहला वित्त मंत्री कौन थे, तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। वित्त मंत्री का पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ से महात्मा गांधी पटना से कहाँ चले गए थे, मुजफ्फरपुर। तो वहाँ पर जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी जी के घर पे रुके थे। ये जेबी कृपलानी जी की लड़की है सुचेता कृपलानी, जो आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसका जवाब होगा सुचेता कृपलानी। यही जेबी कृपलानी की लड़की थी। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, इनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ब्रजकिशोर प्रसाद कौन थे जानते हैं, ये जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। इन्हीं की लड़की थी प्रभावती देवी, प्रभावती कुमारी, अब उसको देवी बोल दीजिए। हाँ, इन्हीं की लड़की थी। बाद में जयप्रकाश नारायण से इनका शादी हुआ था, तो सोच लीजिए। और यहाँ पर फंसाने के लिए जयप्रकाश नारायण दे देता है ऑप्शन में, तो जयप्रकाश नारायण इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि जयप्रकाश नारायण उस समय बच्चे थे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं इसको काट कूट कर दिया हूँ और यहाँ पे लिख भी दिया हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण का नाम दे देता है, तो बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि ये जयप्रकाश नारायण तो बिहार के रहने वाले थे, ये इस आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह में जरूर शामिल होंगे, लेकिन ये नहीं थे। ठीक है, ये बाद में चल के ब्रजकिशोर प्रसाद की जो लड़की थी उन्हीं से इनका शादी हुआ था। तो उस समय आप समझ लीजिए, जब उस समय ब्रजकिशोर प्रसाद उतने बड़े थे तो ये तो छोटे ही होंगे। ठीक है, चलिए, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो महात्मा गांधी जी के खाना में जहर मिलाया गया था। ठीक है, तो वो बतक मियाँ एक उनके रसोइया थे, उन्होंने इनका जान बचाया था। ये चीज़ आप नहीं जानते हैं, इसको बीपीएससी बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ जान लीजिए। अब चलिए, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि ये तो देख लिया आप लोगों ने। हाँ, छठा क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कब दिया था। ये भी मैं भी बता चुका हूँ और आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। तो ये कहाँ दिया था, बनारस में। बनारस में महात्मा गांधी ने पहला जन भाषण दिया था। हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, उसी में अपना भाषण दिया था। ये कब की घटना है दोस्तों, 1916 में हो रहा था। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे और अगले साल ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। इसके बाद आप क्या जानते हैं, महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह चलाया था। हाँ, तो देखिए, महात्मा गांधी ने इतने सारे सत्याग्रह चलाया था और आप इसको जानते हैं। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि आप नहीं जानते हैं, ये सारा चीज़ आप जानते हैं, लेकिन आप क्या नहीं जानते हैं मैं अगला वीडियो में अगला टॉपिक में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं ये कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। ये भी आप जानते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था, 1919 में। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था, 1920 में। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन यही नमक सत्याग्रह के साथ ही हुआ था, ये भी हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, तो ये 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, 1942 में। ये सारा कुछ आप जानते हैं, लेकिन आप क्या नहीं जानते हैं, चलिए आप इस साइड में हम लोग देखते हैं।
देखिए पहला है कि चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये आप नहीं जानते हैं या किसी बुक में ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं। वो वही टीचर बताएगा जो गहनता से अध्ययन किया है और जिसने बीपीएससी को फेस किया है, ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन देखा है, वो टीचर आप लोगों को बताएगा। दूसरा चीज़ है, अब यहाँ के बाद चलिए महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए थे। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन के बारे में आप क्या नहीं जानते हैं? आप तो तिथि जानते हैं कि 1918 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, इसको हथियार के रूप में अपनाया। महात्मा गांधी ने क्या कहा वहाँ पर कि हम जब तक नहीं खाएंगे तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप इन मजदूरों का जो है वो टैक्स कम नहीं करेंगे, मजदूरों का वेतन नहीं देंगे या जो भी उनका मांग था वो पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। तो पहली बार महात्मा गांधी ने, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपने हथियार के रूप में कब इस्तेमाल किया था? तो यही हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। ये आप चीज़ नहीं जानते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए रोलेक्ट एक्ट के बारे में देख लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट ऐसा सत्याग्रह था जिसमें ये पहला ऐसा सत्याग्रह था जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। कहने का मतलब है कि इसके पहले जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी ने किए थे, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर वाला हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, ये सब क्षेत्रीय आंदोलन था। देखिए चंपारण सत्याग्रह केवल चंपारण में ही सीमित था, मिल मजदूर वाला केवल गुजरात में अहमदाबाद में आंदोलन था। हाँ, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के ही खेड़ा में पड़ता है, वहीं पर सीमित था। लेकिन पहली बार जब पूछा था ये बीपीएससी ने कि पहली बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन महात्मा गांधी का कौन था, तो वो हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह। ये बहुत बड़े पैमाने पर सत्याग्रह स्टार्ट महात्मा गांधी ने किया था और इसमें पूरे राष्ट्र को इकट्ठा लेके चलने का कोशिश किया था महात्मा गांधी ने। ये रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह ये आप भूलिएगा मत, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये रोलेक्ट एक्ट किस तरह से स्टार्ट हुआ? तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, क्या कर रहे थे इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी? तो इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने कहा कि आप लोग हड़ताल कीजिए। हाँ, आप लोग हड़ताल कीजिए, जहाँ जहाँ ऑफिस है, हाँ, या कोई कोर्ट चल रहा है या कुछ भी है, वहाँ पे हड़ताल कीजिए। नागरिक अवज्ञा इसको कहा गया था, नागरिक अवज्ञा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको जानना आप लोग को जरूरी है कि पहली बार महात्मा गांधी ने हड़ताल को अपना हथियार कब बनाया था, किस आंदोलन में? तो रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह में। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये नहीं बनेगा कि रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, ये तो सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। और ये 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था नागरिक अवज्ञा आंदोलन के रूप में। और चीज़ आप नहीं जानते हैं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। महात्मा गांधी, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा गांधी की पहली असफल आंदोलन कौन सी है, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ये कोई टीचर बताने वाला नहीं है, वही बताएगा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम फेस किया है या बीपीएससी के बारे में जो पढ़ाता है या बीपीएससी के क्वेश्चन जिसने देखा है, ठीक है। ये रोलेक्ट सत्याग्रह था। रोलेक्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी का फेलियर था। महात्मा गांधी ने क्या किया, जब जालियांवाला बाग कांड हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत जगह पे ऐसा मतलब हिंसक क्रांति होने लगा कि उसको देख करके महात्मा गांधी ने तुरंत इस सत्याग्रह को वापस ले लिया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि पहला असफल आंदोलन था महात्मा गांधी का, ठीक है। तो इस चीज़ को ये कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, नए चीज़ मेरे चैनल पर जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, और वही सारा आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस तरह से मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मुझे भी आगे बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैंने इतने सारे पॉइंट लिखे हैं जो कि आप जानते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सारा चीज़ आप जानते हैं, आप नहीं जानते हैं वो चीज़ को मैं बताऊँगा। देखिए पहला चीज़ है कि ये कब जालियांवाला बाग कब हत्याकांड हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था। ये आपको एकदम ध्यान होगा। कहाँ पर हुआ था? पंजाब अमृतसर में हुआ था।
किसने इस यहाँ पर गोली चलाया था? तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था? तो 1940 में जाकर के मारा था। ठीक है, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के किसे गिरफ्तार करने का प्रावधान था? तो ये रोलेक्ट एक्ट में ऐसा प्रावधान बनाया गया था। ये भी चीज़ आप जानते हैं। हाँ, ये सारा चीज़ बुक में आप लोगों को मिलेगा। हाँ, ठीक है। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी हुई थी। किसका किसका गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए थे? बैसाखी का दिन उस दिन था, तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी हुई थी। इसी का विरोध में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उसी पर जो था जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसकी जाँच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो हंटर कमेटी थी। ये भी आप जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं आप लोग, लेकिन आप क्या नहीं जानते हैं वो चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं आगे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो ये सारा चीज़ आप जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था, ये सारे लोग जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? कलकत्ता का 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खुद प्रस्ताव रखा कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए। हाँ, तो वहाँ पर ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, नहीं, महात्मा गांधी ने खुद अपने हाथों से प्रस्ताव को रखा था कि मैं असहयोग आंदोलन चलाना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे सहमति दीजिए। तो वहाँ पर इनका प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का? तो लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, खुद लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि अपना देश जो है तैयार नहीं है असहयोग आंदोलन चलाने का। असहयोग आंदोलन में जानते हैं दोस्तों क्या था? आप लोग नहीं जानते हो, खाली असहयोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें ये कहना था महात्मा गांधी का कि हम असहयोग चलाएंगे। असहयोग मतलब कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, मतलब जितना भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं सबको हम लोग बच्चे को स्कूल नहीं जाने देंगे। जितने भी कोर्ट कचहरी है सब में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग को किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना घर में रहेंगे, किसी का कोई सहयोग सरकार का नहीं लेंगे। न पुलिस के यहाँ पर हम लोग केस लिखाने जाएंगे। जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल से बाहर हट जाइए, बाहर निकल जाइए। जो लोग वकालत कर रहे हैं वकालत छोड़ दीजिए। हाँ, मतलब जो भी मतलब सारा चीज़ जो है हम लोग सरकार का बाइकआउट करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा सरकार का हम लोग। तो लाला लाजपत राय जी ने कहा कि बताइए महात्मा गांधी जी, अगर इतने मतलब लेवल पर हम लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो बताइए यहाँ शिक्षा का स्तर कहाँ गिरेगा? शिक्षा हम लोग को नहीं मिल पाएगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नहीं, अपना देश इस तरह से आंदोलन चलाने के लिए अभी तैयार नहीं है। हाँ, तो इस महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव को वहाँ पर रिजेक्ट हो गया था, नहीं हुआ था, नहीं पास हुआ। ठीक है, तब जाकर के फिर नागपुर अधिवेशन हुआ। नागपुर, आगे देखिए यहाँ पर, तब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है और नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को यानी कि असहयोग आंदोलन चलाने वाला प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो चित्तरंजन दास जी ने। चित्तरंजन दास जी ने अपना वहाँ पे प्रस्ताव पेश किया कि नहीं, महात्मा गांधी जी का कहना सही है, असहयोग आंदोलन चलाया जाए। तो सोचिए चित्तरंजन दास कितने बड़े उस समय के नेता थे, महात्मा गांधी से बड़े नेता थे ये चित्तरंजन दास, और बहुत बड़ा वकील भी थे। ठीक है, तो इनके कहने पर वहाँ पर अध्यक्ष थे बी राघवाचारी जी। ये तुरंत सर्वसम्मति से आंदोलन को प्रस्ताव पारित हो गया। तो यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है कि किस अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित किया गया था। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका नागपुर अधिवेशन। कितना बच्चा लोग कलकत्ता अधिवेशन मार के आ जाता है, तो नहीं, वो सही नहीं है, सही है नागपुर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अध्यक्ष ने पारित किया था। ठीक है, उस समय ये क्वेश्चन ये चीज़ आप जानते होंगे। उस समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। ये सभी बच्चे लोग जानते हैं और सारा कहीं ना कहीं से रट चुके हैं। लेकिन अब आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्या नहीं जानते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए, एक मुठिया प्रथा, बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछता है कि मुठिया प्रथा क्या था।
हाँ, तो मुठिया प्रथा यही था। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, जब असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हो गया तो सारे लोग कॉलेज से बाइकाट करने लगे, बोले हम कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम वकालत करने नहीं जाएंगे। हाँ, सारे लोग अपना अपना एक्शन में आ गए। तो उस समय कांग्रेस में जो मेंबर बनता था दोस्तों, तो उसको मतलब वहाँ पे फीस देना पड़ता था। कोई फीस दिया तभी कांग्रेस का मेंबर बनता था। लेकिन महात्मा गांधी के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट किया कि कांग्रेस में मेंबरशिप बढ़ाया जाए, बहुत सारे लोगों को कांग्रेस में ज्वाइन कराया जाए, इसके लिए कोई फीस न लिया जाए। तो वहाँ पे कहा गया कि नहीं, फीस लेना ठीक बात, फीस लेना मतलब लेना चाहिए, तभी तो कांग्रेस के पास पैसा रहेगा। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने मुठिया प्रथा चलाई थी। मुठिया कि एक मुट्ठी अनाज दीजिए कांग्रेस के नाम पर, ठीक है, तो एक मुट्ठी आप अनाज दीजिए, कोई भी अनाज हो, और तब आकर के आप लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर लीजिए। तो उसी को मुठिया प्रथा कहा जाता है। तो यहाँ पर मुठिया प्रथा स्टार्ट किया था। ये चीज़ से क्वेश्चन पूछ देता है कि मुठिया प्रथा का शुरुआत कब हुआ था, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान में किया गया था। हाँ, ठीक है, ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए सर एक मुट्ठी अनाज देकर सदस्य बना जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए। अब चलिए, आप क्या नहीं जानते हैं मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग ही क्यों शुरू किया था, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने असहयोग को ही क्यों चुना। असहयोग मतलब कि सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा ही उन्होंने आंदोलन क्यों चलाया था। तो इसके पीछे कारण था, देखिए 1909 में एक महात्मा गांधी का बुक छपा था। 1909 में ये क्वेश्चन टाइप टीआरई 3.0 में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये क्या पूछा था इसमें दोस्तों कि महात्मा गांधी को पता था, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, को पता था कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपना शासन भारतीयों के सहयोग से ही शुरू किया था। जो अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे भारत में, वो भारतीयों के सहयोग से ही शुरू किया था। ये किनका कहना है, महात्मा गांधी का। और अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो जल्द ही भारत आज़ाद हो सकता है। इसलिए सहयोग के बदले असहयोग महात्मा गांधी ने अपना ये आंदोलन चलाया था कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने सहयोग किया, अब हम लोग उसको असहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, सरकार से अपना सहयोग वापस ले लेंगे। इस तरह से अंग्रेज लोगों को यहाँ से भागना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग का रास्ता चुना था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप, ठीक है। तो अब देखिए, अब असहयोग के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं वो भी चीज़ देख लीजिए। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 के दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ये आप लोग कहीं ना कहीं वीडियो में देखा होगा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी बल दिया गया था, ये भी आप जानते हैं। कांग्रेस में लोगों को काफ़ी संख्या में भर्ती कराया गया, अभी मैं आप लोगों को बताया। ठीक है, असहयोग के दौरान सबको किसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो आप लोग तो कहीं ना कहीं से जानते होंगे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले चित्तरंजन दास जी को गिरफ्तार किया गया था। ये बहुत बड़े नेता थे उस समय, और इनकी पत्नी थी बसंती देवी, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत छोड़ दी, ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2-3 बार पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। वकालत, अभी आप लोगों ने, आपको मैंने बताया कि सारे लोग वकालत छोड़ रहे थे, कोई पढ़ाई छोड़ रहा था। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार से थे, इन्होंने क्या किया, वकालत छोड़ दिया। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी वकालत छोड़ दिए। ठीक है, दीप नारायण सिंह थे, ये भी वकालत छोड़ दिए। ये इतना सारा चीज़ आप जानते हैं, किसी न किसी वीडियो में आप लोग देखे होंगे, किसी न किसी चैनल पर या किसी न किसी बुक में। हाँ, जयप्रकाश नारायण ने अपना स्कूल छोड़ दिया, जबकि इनके परीक्षा में मात्र 20 दिन ही बचा था। देखिए, इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह के दौरान बहुत छोटे थे उस समय में, यानी कि वो उस समय पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, इनका मात्र परीक्षा का 20 दिन ही बचा था, लेकिन इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। हालांकि बाद में देखिए, जब स्कूल छोड़ दिया, बाइकाट कर दिया, तो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारा काम भी किया था उस समय में। जब स्कूल कॉलेज का बहिष्कार हो रहा था, तो महात्मा गांधी ने इसके लिए देसी स्कूल खोले थे कि अंग्रेजों के स्कूल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपना देसी स्कूल में अपना पढ़ाई करेंगे। तो वहाँ पे देखिए, उसी समय का ये बिहार विद्यापीठ 1921 में बिहार विद्यापीठ का स्थापना यहाँ पे किया गया था पटना में। ठीक है, और गुजरात विद्यापीठ, इसको अहमदाबाद पीठ भी कहा जाता है, उसका भी स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। और एक महत्वपूर्ण है जामिया मिलिया इस्लामिया।
ठीक है, इसका भी महात्मा गांधी ने ही इसका स्थापना किया था, ये भी जान लीजिए। ये मत सोचिएगा कि ये मुस्लिम कॉलेज है तो कोई मुसलमान ने किया होगा दोस्तों, तो नहीं, यहाँ पे एग्जाम में आपको फंसा सकता है ये क्वेश्चन। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय विद्यापीठ है उसका स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। और सबसे महत्वपूर्ण है बिहार विद्यापीठ, क्योंकि आप लोग बिहार का एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पे से क्वेश्चन बनता है और आप कहीं ना कहीं से इसको जानते भी होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। ये खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ पे होता है, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे, हाँ ये भी आप जानते होंगे। ये शौकत अली थे और मोहम्मद अली, दो भाई थे, दोनों भाई के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये खिलाफत आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। चलिए स्वदेशी आंदोलन के, यहाँ पे देखिए स्वदेशी आंदोलन के बारे में मैं क्यों जिक्र किया हूँ। स्वदेशी आंदोलन केवल शहरों तक ही सीमित था। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में चला था वो केवल शहरों तक सीमित था, ठीक है। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था दोस्तों, ये देहात में भी फैला हुआ था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी फैल गया था, इतना महात्मा गांधी का प्रभाव था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन ग्रामीण इलाकों में भी फैल चुका था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन बनाता है, उसमें लिस्ट में दे देगा कि कौन सा आंदोलन जो था वो शहरों में तक ही सीमित था और कौन सा आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों तक गया हुआ था। तो इससे भी क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा आप नहीं जानते हैं, तो सारा फैक्ट्स आप लोग जान के रखिए, ठीक है। अब चलिए आप लोग क्या नहीं जानते हैं इसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर तो देख लिया आप लोग ने कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था, ये चीज़ हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं बोला था कि जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, तो उसमें कौन भाग लिए थे, तो उसका अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय जी थे। तो लाला लाजपत राय आप लोगों को मालूम है ना कि ये लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे। तो लाला लाजपत राय को वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। तो बीपीएससी ने ये क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा है कि लाल बाल पाल में से किसे एक जन को अध्यक्ष बनने का कांग्रेस का मौका मिला था, तो ये हो गए लाला लाजपत राय जी। बाकी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आप नहीं जानते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। आप लोग तो सब जान रहे हैं कि लाला लाजपत राय जी को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2 जन को तो नहीं बनाया गया, तो उस तरह से क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। चलिए रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा था। रोलेक्ट एक्ट के बारे में आप लोग सारा चीज़ पढ़ा है, लेकिन ये आप नहीं जानते हैं कि रोलेक्ट एक्ट का विरोध आखिर हो क्यों रहा था। तो ये सारा फैक्ट्स आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा था, इसलिए हो रहा था क्योंकि देखिए रोलेक्ट एक्ट एक्चुअली में 1917 में आया था दोस्तों। रोलेक्ट एक्ट 1917 में आया था। उस समय ये रोलेक्ट एक्ट के नाम से नहीं आया था, ये कुछ और नाम से एक बिल पास हुआ था। ये क्यों बिल पास किया गया था, क्योंकि देखिए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों को भय था कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारी हार न हो जाए, इसलिए वो भारत में इस एक्ट को लाया गया था कि ताकि बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील के किस तरह से गिरफ्तार किया जाए किसी को, और उसमें 2 साल सजा का प्रावधान कर दिया था। इसलिए किया गया था कि उनको किसी पर अगर संदेह होगा कि हाँ ठीक है ये कोई दूसरे देश का समर्थन करने वाले भारत में भी हैं, अगर वो समर्थन करते हैं तो उनको हम लोग तुरंत गिरफ्तार करेंगे और जेल में भर देंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में हार जाएंगे। तो इसके कारण इन लोगों ने ये बिल पास किया था कि जिसको भी संदेह लगे कि ये प्रथम विश्व युद्ध में हमारा विरोध कर रहे हैं उसको गिरफ्तार करो। वही एक्ट आया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तो 1918 में समाप्त हो गया था। तो 18 में समाप्त हो गया ना, तो फिर भी जो रोलेक्ट था, एक अधिकारी था ये, उसने रोलेक्ट ने सरकार को सलाह दिया कि अभी तक इस एक्ट को जारी रखा जाए। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसी के कारण वो एक्ट बनाया गया था, लेकिन वो कह रहा था कि अभी फिर भी इसको एक्ट को चलाया जाए। क्यों चलाया जाए कि जो क्रांतिकारी लोग हम अपना देश को आज़ाद कराना चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए इसी एक्ट के तहत। तब जाकर के लोगों में गुस्सा भर गया। लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं तो हमारे लिए ये लोग कुछ अच्छा करेंगे, और देखिए हमारे ऊपर ये लोग रोलेक्ट एक्ट डाल रहे हैं। तब जाकर के उस एक्ट का नाम पड़ गया रोलेक्ट एक्ट, क्योंकि रोलेक्ट के सलाह पर ही वो एक्ट को जारी रखा जाने का फैसला लिया गया, ठीक है। और उसमें 2 साल सजा का प्रावधान था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, रोलेक्ट एक्ट के ये डिटेल में पूछ सकता है कि कितना साल का उसमें सजा का प्रावधान था। तो ये 2 साल का सजा का प्रावधान था उसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ये PDF में आप लोगों को मिल जाएगा।
और किसी को संदेह के आधार पर इसमें गिरफ्तार किया जाने का प्रावधान था। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त होने के बाद भी इसको जारी रखना चाहते थे। क्रांतिकारियों को भी पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे, तब जाकर के इसका विरोध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलिए यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को बताया अभी दोस्तों कि ये जो आंदोलन था वो देहात क्षेत्रों में भी फैल चुका था। कहाँ पे फैल चुका था? तो देहात इलाकों में भी फैल चुका था। तो देहात में फैला था, तो देहात में कौन रहते हैं दोस्तों? किसान मजदूर लोग रहते हैं। तो देहात में जो अवध जो आप लोग यूपी देख रहे हैं दोस्तों आजकल, तो उसको पुराना नाम अवध है। तो अवध में एक किसान सभा का स्थापना किसने किया था, ये आप लोगों को मालूम होगा और ये आप लोग जानते होंगे। अवध के किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र जी ने। ठीक है, रामचंद्र देव। हाँ, ये रामचंद्र देव जी जो थे, ये फिजी एक देश है, तो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में ये काम कर चुके थे। अवध में किसानों का नेतृत्व इसने ही किया था। लेकिन अगर पूछ देगा कि बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया, तो क्या आप जवाब देंगे? ये अवध में तो आप लोग जान गए कि अवध में बाबा रामचंद्र थे। हाँ, और ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में ये काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, ये सारा चीज़ बताएंगे अभी आप लोगों को। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जी ने। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है विद्यानंद जी के बारे में। ठीक है, ये कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद जी असहयोग आंदोलन के दौरान में किसानों के नेता थे। लेकिन अगर ये भी पूछा ही हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता कौन थे, मतलब बिहार के सबसे मेन नेता कौन थे, तो इनका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछेगा किसान नेता कौन थे, तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। हाँ, अब इसके बारे में आप लोग क्या नहीं जानते हैं वो चीज़ देखिए। गिरमिटिया मजदूर कौन थे? तो बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज ले जाया जाता था। बहुत सारे देशों में वहाँ पे मजदूर की कमी थी, तो भारतीयों को वहाँ पर ले जाया जाता था दास के रूप में। ठीक है, एक एग्रीमेंट उनका होता था, एग्रीमेंट करके यहाँ से लोग ले जाते थे। इन्हीं लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। जिनको बाहर ले जाया गया उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ये बाबा रामचंद्र जो थे, ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी में काम कर चुके थे। जब उधर से आए ना, तो उन्होंने यहाँ पर अवध किसान सभा का गठन कर दिया। ठीक है, देखिए कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। अवध किसान सभा में किस एक राष्ट्रीय नेता ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन आप पूछ सकता है। जब बाबा रामचंद्र जी ने यहाँ पर अवध किसान सभा का गठन किया था, तो उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी आए थे अवध में। ठीक है, और उनका साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ये आप लोग जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आप लोग को मिल जाएगा कि किस एक राष्ट्रीय नेता ने वहाँ पे शिरकत किया था। तो यही थे जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ पर आए थे बिहार अवध में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप लोग। ठीक है, और एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। मेरा वीडियो लेट से थोड़ा सा आ जाता है दोस्तों, इसके पीछे कारण यही है कि मैं खुद से टाइपिंग करता हूं और खुद से सारा क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूं, तो थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन देखिए, दिन भर पढ़ने से अच्छा है, कैसे तो कहा गया है कि आपके पास एक थैला आम है, लेकिन उसमें एक भी पका नहीं है, तो सारा आम बेकार है। और आपके पास 10 ही आम है, हाँ, और 10 के 10 आम पका हुआ आम है, तो आपको उस आम को खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वही बात है, आप लोग थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन आप लोग सॉलिड पढ़िए। और मैं वही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सॉलिड पढ़ाने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। और इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू दोस्तों।